ठीक है, अब हम शुरू करने लगे हैं जो सेकंड पार्ट या माइनर चेंज के साथ जो है हम पहले वाली चीज़ को के अंदर सिर्फ चेंज हमने क्या लिया है कि हमारा डिज़ायर्ड कैश इन टू डिपॉजिट का रेशियो जो है वो पहले 4/5 था, बट अब हमने इसको हाफ लिया। ठीक है, अब हम इस एक तब्दीली के साथ इस पूरे को सॉल्व करके देखेंगे कि अभी किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से चेंजेस आते हैं। बाकी सब इफेक्ट्स इनके बिल्कुल सेम रहेंगे, बिल्कुल वैसे ही हम काम करेंगे, यानी कि डेज़ के अंदर आने वाली चेंजेस बिल्कुल वही होंगे, सिर्फ कैलकुलेशन के अंदर मामूली फ़र्क आएगा। ठीक है, थोड़ा यहाँ कर देती हूँ ताकि प्रॉपर नज़र आ जाए। डे 1 पे सारा अमाउंट कैश हैंड में होगा, कोई डिपॉजिट नहीं होगा। ठीक है, डे 2 पे पार्ट ऑफ हैंड कैश जो है वो हैंड में रहेगा, कुछ जो है वो डिपॉजिट्स में रखवा देंगे अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर्ड कैश इन हैंड टू डिपॉजिट रेशियो। फिर एक्सेस रिजर्व लैंड डाउन होंगे और वही चीज़ जो मैंने अपने पहले वाले पार्ट के अंदर आपको बताई, ये मैंने लिख के रख ली है यहाँ पे पिछले वाले पार्ट की वीडियो को देख के जो हर दिन का था। ठीक है, इस वाले को हम अपने लॉ में लेके चलेंगे बिल्कुल वैसे जैसे लास्ट टाइम किया था। उसके बाद हम कंपेयर कर लेंगे कि क्या वही तरीक़ेकार है जो कि फॉलो होता है, यानी कि क्या हर रोज़ के स्टेप्स वही हैं या नहीं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ पेज पूरा आ रहा है और क्लियर आ रहा है। मेरी कोशिश तो यही है कि क्लियर आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे वही है सी कैश इन एंड, डी डिपॉजिट, सी स्मॉल सी डिज़ायर्ड रेशियो, एक्चुअल रेशियो, रिक्वायर्ड रिजर्व, एक्सेस रिजर्व, डिज़ायर्ड रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो, एक्चुअल रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो, न्यू लोन, टोटल लोन को एल से हम लोग डोनेट कर रहे हैं। B इजिकल्स टू C+R यानी कि मॉनेटरी बेस, M इजिकल्स टू मनी सप्लाई या मॉनेटरी एग्रीगेट यानी कि C+D, MM मनी मल्टीप्लायर था जो कि हम लोग M डिवाइडेड बाय B करके लेंगे, और L लोन टू मनी सप्लाई का रेशियो। ठीक है, तो पहले दिन कैश जो है वो हैंड में आया है। ठीक है, ये चले मैं इसकी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, नीचे आप लोगों को नज़र आ जाएगी। ठीक है, यानी कि पहला पार्ट अब मैं कर रही हूँ, उसके अंदर मामूली सी तब्दीली है कि चेंज इन सी जो है वो तो सेम है और RD जो है वो सेम है, मगर हमने डिज़ायर्ड कैश इन हैंड टू डिपॉजिट का रेशियो चेंज किया। अब करती हूँ चीज़ नज़र आ रही है आप लोगों को पूरी। ठीक है, कोशिश मेरी यही है कि आप लोगों को सही तरीके से ज़्यादा एरिया कवर कर सकूँ मैं। ठीक है, चलो अब मैं क्या करने लगी हूँ, डे 1 है, डे 1 पे सारा जो अमाउंट है वो कैश इन हैंड आ रहा है, नो डिपॉजिट्स, तो डिपॉजिट 0। ठीक है, अब किसी भी नंबर को जब आप 0 से डिवाइड करते हैं तो वो मैथ्स एरर दे देता है, यानी कि निल, ये निल। जब कोई डिपॉजिट नहीं तो कोई रिजर्व्स भी नहीं, जब रिजर्व्स नहीं तो आ रहा रिक्वायर्ड रिजर्व भी 0, एक्सेस रिजर्व भी 0, ये भी आपका निल हो जाएगा। न्यू लोन भी कोई नहीं, टोटल लोन भी कोई नहीं है। B इजिकल्स टू C+R, C और R भी 0 है तो ये हो जाएगा 2916। C+D, यहाँ पे C और D 0 है तो 2916, 1 मनी मल्टीप्लायर हो जाएगा जब डिवाइड कर देंगे, M ओवर B, लोन ओवर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब डे 2 पे क्या होगा कि डिपॉजिट्स होंगे, कैश इन हैंड टू डिपॉजिट का रेशियो हमारे पास है, हम इसके हिसाब से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैं अब यहाँ पे पेपर को लेकर आ रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं हेड डालने लगी हूँ डे 2। ये डे 1 का तो मैंने आपको बता दिया है, आप लोग उस हिसाब से लिखिएगा। देखिए मैं यहाँ पे जो है डायरेक्ट डे 2 से शो कर रही हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। स्पेशल रिक्वेस्ट है आप लोग डे 2 से पहले डे 1 का हेड डाल के उसके बारे में तफसीलात थोड़ी बहुत ब्रीफली 3 से 4 लाइनों में एक्सप्लेन कर दें। क्या एक्सप्लेन करना है कि सारी अमाउंट कैश इन हैंड आई, कोई डिपॉजिट नहीं था इसलिए कोई रिजर्व भी नहीं था, इसलिए रिक्वायर्ड रिजर्व एक्सेस रिजर्व भी 0 होगा। ठीक है, लोन भी कोई नया नहीं बना था क्योंकि एक्सेस रिजर्व तो कुछ थे ही नहीं। ठीक है, इसके साथ ही हम आगे चलेंगे तो B प्लस C प्लस R जो है B इजिकल्स टू C+R और M इजिकल्स टू C+R, उसकी मूवमेंट बता दीजिए। मनी मल्टीप्लायर आपने 1 निकाल लिया। ठीक है, L टू M का रेशियो बता दी क्योंकि चूँकि कोई लोन ही नहीं था तो
उसका रेशियो जो है वो 0 बन गया। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको डे 2 से दिखा दूँ। तो डे 2 पे क्या है कि कैश इज़ डिपॉजिटेड, ठीक है, मैं पेन पे जा रही हूँ। चल, अब हमारे पास डिज़ायर्ड क्या रेशियो चल रहा है, हाफ। ठीक है, यानी कि टोटल पूरी जो कैश की अमाउंट है उसके कितने हिस्से बनेंगे, एक तो कैश इन हैंड जाना है, दो जो है डिपॉजिट में, तो 3। ठीक है, तो ये ठीक है, ये हो जाएंगे टोटल पार्ट्स। ठीक है, अब 2916 को जब मैं डिवाइड कर दूंगी 3 से तो ये बन जाएंगे, मुझे 2916 को बराबरी 3 हिस्सों में बांट देगा। मल्टीप्लाइड बाय 1 जब करूँगी तो वो मुझे मिल जाएगा कैश इन हैंड का एरिया, तो कैश इन हैंड का पार्ट। और डिपॉजिट का क्या होगा, 2916 अपॉन 3 इंटू 2, सही है, ये मिल जाएंगे डिपॉजिट्स का एरिया। चल, ठीक है, 972 जो है ये मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। 1944, ठीक है, ठीक है। अब ये मैं यहाँ डिपॉजिट्स और इनकी जगह लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 972 जो है कैश इन हैंड रह गया, और जो डिपॉजिट्स है वो 944 होगा। ठीक है, 1944 होगा। ठीक है, अब ये जो डिपॉजिट्स थे ये रिजर्व्स में भी गए। ठीक है, तो रिजर्व्स कितने हो गए अब आपके पास, ये जो मैं लेक्चर दे रही होती हूँ, बोल रही होती हूँ, जो मैं यहाँ नहीं लिख रही होती हूँ, अल्लाह के बंदों को थोड़ा बहुत ब्रीफली से ही एक्सप्लेन कर दिया करके खुद। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इतने गए गुजरे लोग नहीं हैं, अच्छे खासे लोग होते हो आप लोग, जैसे ही आता है ब्रीफली से ही थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, इस आपकी जो ब्रीफली भी एक्सप्लेनेशन होगी टीचर को बेसिकली यही चीज़ साबित करके देगी कि आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर है। ठीक है, अच्छा, रिक्वायर्ड, अब रिजर्व्स को जब मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी रिक्वायर्ड रिजर्व के रेशियो से डिज़ायर्ड जो था, तो मेरे पास वो वाला पार्ट आ जाएगा जो कि रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो होगा। और आपके पास रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो है 486, ये हो गया आपके पास रिक्वायर्ड रिजर्व्स। ठीक है, ये वो, अब ये सिर्फ इसका पार्ट नहीं है बल्कि ये वो वाला वैल्यू है जो मैंने इसके ऊपर लिखना भी है। ठीक है, 944 को मैं माइनस जब कर दूँगी 486 से तो मेरे पास आ जाएगा एक्सेस रिजर्व की अमाउंट। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को मैं इसमें रख सकती हूँ। ठीक है, तो मैं रख रही हूँ, सही है। अच्छा, C/D तो बिल्कुल इसके हिसाब का बन गया होगा पूरा। ठीक है, अब मैं इस बॉल पॉइंट को ले लूँ क्योंकि इस पेज पे बॉल पॉइंट ये काम करता है मेरा। चलो, रिक्वायर्ड रिजर्व्स होगा 972, नहीं सॉरी, रिक्वायर्ड रिजर्व्स हैं 486, और आपके पास एक्सेस रिजर्व होगा 1458। ठीक है, अब इनके रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे, 1 रेशियो बनेगा ना, हाँ, क्योंकि इसका जो है दोनों के दोनों बराबर है फिलहाल। ठीक है, न्यू लोन 0, टोटल लोन भी कोई नहीं है, C+R तो वही आ जाएगा 2916, क्योंकि रिजर्व भी वही, बेशक आप ऐड अप करके देख लीजिए इट्स टोटली ओके। ठीक है, C+D भी वही हो जाएगा, रेशियो फिर 1 हो जाएगा, लोन और ये कुछ था नहीं तो ये 0 हो गया। डे 3 में क्या होगा, आपके पास ये रिजर्व्स बिल्कुल जो डिवाइड हुआ है C/D ये बिल्कुल इक्वल है। जब ये इक्वल होगा उसके बाद एक्सेस रिजर्व्स लैंड आउट हो सकते हैं, अगर ये इक्वल नहीं होगा तो पहले इक्वल करना है उसके बाद ये लैंडिंग आउट होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से आपको लेके चल रही हूँ डे 3 को, तीसरे दिन की। आप चाहे तो डे 3 लिख लें, चाहे तो टाइम पीरियड 3 लिख लें,
उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपने वर्किंग को, हर टाइम पीरियड की वर्किंग को डिफरेंट करके दिखाना है, इसलिए आप इस तरीके से लिखें, ठीक है। तो नो एक्सेस रिजर्व्स आर लैंडेड ऑन, ठीक है। अब रिजर्व्स एंड लैंडेड आउट हो गए, बस मैंने वो उसका हिसाब, ठीक है। डे 3 का मैंने मेंशन कर दी। अब रिजर्व्स लैंडेड आउट यानी कि जो एक्सेस रिजर्व वाला एरिया ये ज़ीरो हो जाएगा, यही होगा ना। रिजर्व तो लैंड आउट हो गया, ये ज़ीरो हो गया, और ये जो पूरा एरिया थे कहाँ आ गया, न्यू लिमिट 1458। टोटल लोन क्या होगा, ये अगर यहाँ पे कोई वैल्यू है वो एड अप दिस, तो ये 1458, ठीक है। अब मैं इसको यहीं पे पॉज लगा दूँ, यहाँ पे आ जाता है 9721944। आपका डिज़ायर्ड टू सॉरी कैश इन टू डिपॉजिट का रेशियो बिल्कुल चेंज नहीं है, वो बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। रिक्वायर्ड रिजर्व्स आपके 486, ये बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, क्यों, क्योंकि ये कमर्शियल बैंक के पास सेंट्रल बैंक की इमानत रखी होगी, ठीक है। अब आप इसका रेशियो ले लीजिए कि आपने एक्चुअल निकालना है। 1/4, ठीक है। अब C+R C, अब फिलहाल R क्या चल रहा है आपके पास, 486, याद रखिएगा एक्सेस रिजर्व ज़ीरो हो गया, 486 बन गया, 972 प्लस R इज, ठीक है। C+D 2916, ठीक है। तो 2916 को जब मैं रेशियो हो गया 2, फिलहाल अब ये लोन आ गया आपके पास, अब आपको उसका रेशियो भी निकालना पड़ेगा। तो 1458 डिवाइडेड बाय M 2916, ठीक है। अब डे 4, तो डे 4 पे क्या होना चाहिए, एक्सेस रिजर्व लैंड आउट होगा, वो मुड़ के डिपॉजिट्स में आ जाएंगे। ये जो है सीधा जिस हद तक मैं रख सकती हूँ मैं रख रही हूँ, ठीक है। अब ये वापस आ जाए, ठीक है। डे 4 तो क्या होगा, जो लोन्स थे, लोन्स आर अगेन डिपॉजिटेड, ठीक है। तो लोन्स कितने थे, 1458, जब ये फिर से डिपॉजिट हो जाएंगे तो 1994 के अंदर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो न्यू, यहाँ पे मैं बकायदा हेड बना देती हूँ इसका, न्यू डिपॉजिट वैल्यू 145 पे ये 1944 को ऐड करके जो वैल्यू आएगी मैं वो वहाँ लिखूँगी, ठीक है। तो मैं ये मैं कर ही देती हूँ साथ में 1944, ठीक है। 342002, ठीक है, 3402। मेरे आप लोग अपना कैलकुलेटर साथ साथ खोल के रखिएगा प्लीज़, इसको साथ साथ कर लीजिएगा, ठीक है। स्पेशल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि मैं भी इंसान हूँ, गलती हो ही जाती है कहीं, ठीक है। बेस तरीक़ेकार आपने यहाँ से लेना है, कैलकुलेटर आपने अपना इस्तेमाल करना है, माइंड आपने अपना यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ से सिर्फ कॉन्सेप्ट लेने हैं, ठीक है। अब ये न्यू डिपॉजिट हो गया, ये रिज़र्व्स में भी तो बढ़ेगा, तो रिज़र्व्स के अंदर जब एडिशन होगा इसका, तो रिक्वायर्ड रिज़र्व ऑफ दिस पार्ट कैसे कैलकुलेट होगा, 1458 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, क्योंकि ये क्या है, रिक्वायर्ड रिज़र्व रेशियो जो हम लेके चल रहे थे, तो हो गया 1558 डिवाइडेड बाय 4, 364.5, और एक्सेस रिज़र्व क्या बन जाएंगे इसके, ठीक है। ये तो वो हो गए जो कि इससे रिक्वायर्ड रिज़र्व निकले। अब मैं वो वाली वैल्यू ऑफ न्यू रिक्वायर्ड रिज़र्व टू बी रिटन इन टेबल,
ठीक है। तो ये 364.5 प्लस यहाँ पे रिक्वायर्ड रिजर्व की मैं रेशियो की जो पहले है 486, ये होगा 850.5। ठीक है, ये तो वो वैल्यू आ गई जो मैंने रिक्वायर्ड रिजर्व वाले पे लिखनी है, प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो एक्सेस रिजर्व निकालूँ अब जो मेरे पास बचेगा यहाँ पे। ठीक है, 1458 माइनस ये वाली वैल्यू लिखूँगी क्योंकि पहले वाले तो ऑलरेडी अपना एक्सेस रिजर्व सब हो गया उसका। ठीक है, वो जो अपनी जगह कांस्टेंट है। अब ये हो गया 364.5। ठीक है, 1458 माइनस 364.5 93.5। ठीक है, 1093.5। ठीक है, अब ये हो गया आपके पास। अब मैं क्या कर रही हूँ, इनको सिर्फ इनकी जगहों पे पुट करने लगी। ठीक है, वैल्यूज़ आपके सामने हैं, मैं वही वैल्यूज़ यहाँ से देख के आगे पुट कर रही हूँ, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रही हूँ। ठीक है, जहाँ मैं अपनी तरफ से करने लगूँगी मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो ये जो है 972 कैश इन हैंड तो अपनी जगह है, वो बिल्कुल अनटच्ड है। डिपॉजिट्स जो है इनके पास बढ़ गए। डिपॉजिट फिर अब नए कितने थे मैंने अभी निकाले थे। ठीक है, ये वॉयलेशन जो होगी ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। रिजर्व्स जो हैं वो नए वाले जो इसमें लिखने हुए हैं 850.5, मगर जो एक्सेस रिजर्व हमने निकाले थे वही अमाउंट है जो यहाँ पे लिखी जाएगी। ठीक है, क्योंकि पहले क्या थे ज़ीरो में जब मैं वो वैल्यू ऐड करूँगी तो वही वैल्यू वापस आ जाएगी। अब ये रिजर्व भी वॉयलेट होगा। न्यू लोन कोई भी नहीं है 1458। ठीक है, पहले मैं ये रेशियो साथ ही निकाल ही लूँ बेहतर है। ठीक है, तो ये 972, ये मैं पहले ये निकालूँ एक्चुअल कैश इन हैंड टू डिपॉजिट का रेशियो। ठीक है, डिवाइडेड बाय 340 2/7 वॉयलेशन हो गई। अब अगले वाले में हमें क्या करना होगा, वॉयलेशन सीधी कर लूँगी, उसके बाद एक्सेस वाले जो है वो आगे सेंड आउट होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आ जाए रिजर्व्स कितने बन रहे हैं। अब रिजर्व्स ये दोनों ऐड होकर बनेगा। ठीक है, 850.5 प्लस 1093.5, ये होगा रिजर्व्स 3402। 972 प्लस रिजर्व्स ये हैं, याद रखिएगा रिजर्व्स क्या हैं, दोनों को ऐड अप करके लेके चल रहे हैं। ठीक है, C प्लस D 972 प्लस 3402 4774। अब मनी मल्टीप्लायर रेशियो 2916। लोन M 4374। डन। डे 4 भी सॉल्व हो गया, उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा किस तरीके से किया है। ठीक है, ओके। डे 5, ये जो अनबैलेंस्ड है लैंडिंग तब तक नहीं होगा जब तक ये बिल्कुल इक्वल नहीं होंगे। याद रखिएगा, लोन्स की लैंडिंग आउट तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि आपके इक्वल ना हो। इस कंडीशन को माइंड में रखिएगा। ठीक है, डे 5 की तरफ बढ़ रहा है और हम क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे, यानी कि यहाँ से अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि 7, यानी कि डिपॉजिट्स में एरिया ज़्यादा जा रहा है और कैश में थोड़ा कम है। यानी कि अगर हम यहाँ से डिपॉजिट्स को विड्रॉ कर लें थोड़ा सा, वो अब हम हिसाब लगा लेंगे कितना। ठीक है, तो वो जब विड्रॉ कर लेंगे और कुछ कैश इन हैंड रखेंगे, डिपॉजिट का हिसाब थोड़ा सही कर लेंगे, तो ये भी चेंज होगा और अब ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ज़्यादा जब डिपॉजिट विड्रॉ होंगे तो रिजर्व्स भी कम होंगे, साथ में रिक्वायर्ड रिजर्व में भी कमी आएगी और एक्सेस रिजर्व में भी आएगी। ठीक है, अब जो मैं करवाने लगी हूँ ये इसकी वाला, इसको गौर से सुनिए। ठीक है, आगे चल रहे हैं हम डे 5।
डे 5। डे 5 आ गया। अब डे 5 में हमने क्या करना है, विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट्स या विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम द डिपॉजिट्स अकाउंट टू मेंटेन दी C/D रेशियो। ठीक है, मैं टू विड्रॉल कैश टू मेंटेन, ठीक है, ये हेड दिया है मैंने इसका। डे 5 में मेनली क्या होगा, अब अंदरून ने जो काम काज है वो हमने यहाँ करना है, बाहर बैलेंस को यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, नहीं तो मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब C+D, ठीक है, यानी कि डे 4 पे जो C+D है, यही है ना जो एक कंज्यूमर का एसेट है जिसको वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये 972 4374, ठीक है। अब इसके कितने हिस्से होंगे, 3। एक जाएगा कैश इन हैंड पे और 2 जाएंगे डिपॉजिट्स में। 3743 कैश इन हैंड हो गया, 4374, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, 4374 डिवाइडेड बाई 3, 1458 इंटू 2। जब मैं करूँगी तो ये मेरे पास ही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब जितना इसके अंदर ऐड होना है, यानी कि कैश इन हैंड में जितना ऐड होनी है नई वैल्यू, उतना ही तो डिपॉजिट में से विड्रॉ होना है। तो मैं सिंपल एज दैट इन दोनों का फ़र्क निकालूंगी। ठीक है, तो 2916 माइनस 3402, 486 रुपीज़ जो है इतने विड्रॉल हो जाएंगे डिपॉजिट्स में से। ठीक है, डिपॉजिट्स में कमी आने वाली है 486 रुपीज़ से। ठीक है, तो विड्रॉल ऑफ 486 फ्रॉम द डिपॉजिट्स डन। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये हम ऐसे तो यहाँ लिख देंगे, मसला नहीं है, मगर ये जो डिपॉजिट्स में से विड्रॉल हुआ है या रिजर्व्स में कमी आई, ये रिक्वायर्ड रिजर्व्स में से भी होंगे और एक्सेस रिजर्व्स में से भी होंगे। ये मैं यहाँ से वो ऊपर कर रही हूँ इसकी वैल्यू। ठीक है, 486 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, ये तो वो वाला पार्ट होगा जो कि रिक्वायर्ड रिजर्व्स में से कटेगा। 486 121.5, ठीक है, ये वो है जो कि 486 का वो हिस्सा है रिक्वायर्ड रिजर्व का जो कि डिडक्ट होगा। ठीक है, डिडक्ट होने के बाद उस कॉलम में कितनी मिकदार रह जाएगी, 850.5। ठीक है, ये कौन सी वैल्यू होगी, जो कॉलम में लिखी जाएगी। ठीक है, ठीक है, इसको स्पेशली यहाँ कॉलम करके अलग लिख रही इसलिए रही हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि मैंने दो बार की कैलकुलेशन क्यों की है। 729। ठीक है, अब ये कौन सी अमाउंट है जो मैंने हमारे रिक्वायर्ड रिजर्व्स पे लिखनी है। एक्सेस रिजर्व पहले मालूम कर लेंगे कि इनके पास जो है यहाँ पे एक्सेस रिजर्व कितने बचेंगे, 486 माइनस 121.5। तो एक्सेस रिजर्व्स जो हैं, जो अब मुझे उस कॉलम में लिखने के लिए माइनस करने की ज़रूरत है, वो है 640। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख रही हूँ जो कॉलम में वैल्यू लिखनी है। ठीक है, अब पहले तो मैं रिजर्व्स यहाँ पे हैं क्या लिखे मैं वो निकालूँ, 1093.5
1093.5 माइनस 364.5 729। अब ये वो कौन सी वैल्यू जो मैंने वहाँ पे लिखनी है, ठीक है। अब मैं ये वैल्यूज़ वहाँ लिखने लगी हूँ, ठीक है। अब बिल्कुल यही लिखूँगी, कोई चेंज नहीं करूँगी। तो यहाँ से मैं शुरू करने लगी हूँ, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर रही हूँ। मेरे हैंड फ्रीज ने मुझे ही तंग किया, ठीक है। फोर्टीन 58 ये हमने कैलकुलेट किया है अभी इसी के अंदर, ठीक है। 2916, ठीक है। और फिर हमने क्या किया था, इन दोनों का डिफरेंस जो मालूम किया था उससे हमें पता चला था हमने रिजर्व कितने जो है कैश इन हैंड में इजाफा किया या डिपॉजिट्स में कमी की। फिर उससे हमने जो है ये नई वैल्यूज़ मालूम की थी, ठीक है। ठीक है, अब जो कॉलम के अंदर वैल्यू लिखनी थी रिक्वायर्ड रिजर्व की, वो है 729, ठीक है। और एक्सेस रिजर्व में भी क्या आ रही है, अभी में भी इत्तेफाक ही है, शायद ही ऐसी आ रही है। खैर अगर कोई गड़बड़ हो तो आप लोग तो अपना कैलकुलेटर बिल्कुल सही से इस्तेमाल कीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, मैं पहले बताती चल रही हूँ, ठीक है। 729 प्लस 729, ठीक है, डिवाइड कर देंगे डिपॉजिट से 2916, ठीक है। न्यू लोन तो अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, टोटल लोन आपके पास वही चलता आ रहा है अब तक जितना लैंड आउट हुआ है, ठीक है। C प्लस R, C और R, 729 प्लस 729 ये तो हो गया आपके पास रिजर्व्स के, प्लस 1458, ठीक है। C प्लस D 1458 प्लस 2916 4374, ठीक है। तो M2B का रेशियो 4374 डिवाइड बाई 2916, सही है। अब L और M यानी कि ये लोन टू मनी का रेशियो जो है ये बिल्कुल वही बनेगा जो पहले है, बेशक आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। अच्छा, अब डे 6 में क्या हो रहा है, लोन्स लैंड आउट होंगे, ठीक है। ठीक है, अब डे 6 पे क्या हो रहा है, लोन्स आर लैंडेड आउट, ठीक है। डे 6 पे क्या हो रहा है, एक्सेस रिजर्व्स आर लैंडेड आउट, ठीक है। एक्सेस रिजर्व्स आर लैंडेड आउट, ठीक है। अब फिर पेज सीधा कर दूँ, ठीक है। अच्छा चलो मैं एक्सेस रिजर्व्स को लैंड आउट करने लगी थी, ये एक्सेस रिजर्व लैंड आउट होगी, यहाँ पे एक्सेस रिजर्व 0 और लैंड आउट में 729 आ जाएगा, ठीक है। ये रेशियो आपका फिर से 1/4 हो जाएगा, चलता है, ठीक है। ये रेशियो आप डिवाइड करके देख लीजिए, यही बनेगा, ठीक है। रिजर्व्स रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो आपके पास वही रहेगा, क्यों, ये लैंड आउट नहीं हो सकता क्योंकि ये कमर्शियल बैंक के पास सेंट्रल बैंक की इमानत, ठीक है। अब टोटल लोन 729 2187 C प्लस R 1458 प्लस रिजर्व्स कितने हैं 729 2187
C प्लस D 1458 प्लस 2916, ये आ गया आपके पास मनी सप्लाई 4374। ठीक है, अब हम निकालने लगे मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, M2B का रेशियो हो गया, तो टेढ़ा होता रहता है। 4374 डिवाइड बाई 218 से 8782। ठीक हो गया। अब लोन नया हुआ है, यहाँ पे आके देख रहे हैं बढ़ गया है, तो 2187 डिवाइडेड बाय M 4374। ठीक है, अब 7 पे चले, डे 7 पे। डे 7 पे क्या होगा, अब तो लैंडेड आउट हो गया ना, डिपॉजिट्स में मज़ीद आ जाएगा, यानी कि ये जो आपने लैंडिंग आउट की है ये डिपॉजिट्स का हिस्सा बन जाएगी। ये फिर मैंने पेपर जो है यहाँ पे रख दिया। डे 7 लोन्स आर डिपॉजिटेड, फिर से डिपॉजिट हो गए थे। ठीक है, तो लोन्स कितने थे वो मैं रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो और वो सब कुछ इसका मालूम कर लूँगी साथ। ठीक है, तो लोन्स थे आपके पास 729। ठीक है, तो रिक्वायर्ड रिजर्व इसका क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड रिजर्व की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, जो वैल्यू लिखनी होगी यानी कि कॉलम RR जो है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, एक्सेस रिजर्व मालूम करेंगे यानी कि इसका एक्सेस रिजर्व, फिर जो कॉलम में लिखने वाला एक्सेस रिजर्व होगा वो मैं यहाँ लिख दूँगी। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ। RR 729 इंटू 1/4 रिजर्व मैटर सेम, तो 729 डिवाइडेड बाई 4 82.25। ठीक है, अब रिक्वायर्ड रिजर्व कितने हैं 729, सॉरी ये तो एडअप होंगे ना क्योंकि रिजर्व्स बढ़ गए हैं इसमें। ठीक है, तो 729 प्लस 182.25 729 1.25, ये हो गया वो जो कॉलम में लिखा जाएगा एक्सेस रिजर्व 729, यानी कि ये रिजर्व्स जो थे नए अपने इसमें से 182.25 यानी कि इसका एक्सेस रिक्वायर्ड रिजर्व को माइनस कर दिया 182.25 546.75। अब पहले वाले एक्सेस रिजर्व कितने हैं 0 क्योंकि वो लैंड आउट हो गया था। ठीक है, प्लस 546.7, ये ऊपर और मैं इनकी वैल्यू इनकी जगह पे रख दूँगी। ठीक है, तो न्यू लोन की जगह तो हो जाएगा फिर 0। अब बाकी कर लेते हैं। 16। ठीक है, अब रिक्वायर्ड रिजर्व में जो कॉलम की वैल्यू थी वो लिख देंगे। ठीक है, अब रिजर्व टू डिपॉजिट का रेशियो निकाल लेंगे 911.25 प्लस 546 2916। ठीक है, C प्लस R, C प्लस R, $2916। ठीक है, C प्लस D 1458 प्लस 2916।
5187 डिवाइडेड बाय m, तो ये हो जाएगा लोन टू मनी का रेशियो। ठीक है, तो 43 प्लस, अब डे 8 पे क्या होगा, एक मिनट, ये डिपॉजिट्स बढ़े तो मैंने यहाँ पे भी तो ऐड करने थे, ये हाल थे, ये देखो 216 प्लस 3 4 5। देखो मेरे से देखें कितना बड़ा ब्लंडर हुआ है। ऐसे ब्लंडर्स बिल्कुल मत कीजिएगा। एंड थैंक गॉड ये मेरे सामने हो गया ताकि आप लोगों को भी अंदाज़ा हो गया कि 3 6 4 5 2/5, ये देखा, ये भी कर दिया। ठीक है, अब ये ख़राब हो गया तो उसको सही करेंगे। डे 8 पे क्या होगा कि हमारे पास अब डे 8 पे जो है विड्रॉल ऑफ कैश होगा ताकि आपके पास मेंटेनेंस हो सके सी और डिज़ायर्ड कैश इन हैंड टू डिपॉजिट के रेशियो की। डे 8 कैश विड्रॉ टू सी टू डी, एक पीस कर दिए मेंटेन। खाना किस किसने खाना है अभी? तू तो मार खा ले मेरे को। ठीक हो गया। अब उसके लिए तो पहले मुझे अपना जो है वो टोटल अमाउंट निकालने की ज़रूरत है जिसको हम लोग डिज़ाइड के हिसाब से ढालेंगे। वो नई जो अमाउंट बनेगी वो है 458 प्लस 3645। ठीक है, फिर इसका हम लोग जो है कैश का एरिया निकालेंगे, फिर हम इसका डिपॉजिट का एरिया निकालेंगे। तो वही हम लोग इसका लेके चलेंगे जो कि भी हमने एक बार पहले भी किया है। ठीक है, डे 5 में किया। ठीक है, अब मैं कैलकुलेटर ले आऊँ। 1458 3645 5103। ठीक है, अब इसके 5103 के होंगे 3 हिस्से, जिसका एक हिस्सा होगा कैश इन हैंड और जो बाकी 2 हिस्से बचे होंगे वो होंगे डिपॉजिट्स। ठीक है, अच्छा, अब डिपॉजिट्स का मैं यहाँ पे चेंज मालूम कर लूँगी ताकि मुझे पता चल जाए कि हमने कितनी अमाउंट जो है वो विड्रॉल करनी है। तो 243 इज़ अमाउंट विड्रॉल फ्रॉम डिपॉजिट्स। थोड़ी खा लेंगे तो फिर आप लोग की मीनू खाएंगी। फिर खाना खाना है, खाना चाय पीनी है। सही है। अब ये जो अमाउंट विड्रॉल होनी है ये रिक्वायर्ड रिजर्व और एक्सेस रिजर्व दोनों से निकलनी है। ठीक है, तो पहले मैं निकालूंगी आरआर, ये वो वाली होगी जो कि इसकी आपके पास आएगी, और फिर मैं लिखूंगी जो कि मैंने कॉलम में या टेबल में लिखनी है। ठीक है, यानी कि जो वहाँ पे आरआर की वैल्यू चल रही होगी, मैं देख लेती हूँ साथ में ही 91.25 माइनस ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर आएगा एक्सेस रिज़र्व 243 में माइनस कर दूंगी रिक्वायर्ड रिजर्व्स को। फिर एक वैल्यू आएगी जो कि मैंने कॉलम में लिखनी है एक्सेस रिज़र्व की, वो क्या आएगी 546.75। ठीक हो गया। ठीक है, तो 243 को पहले तो मैं डिवाइड करूँगी
4 से, ताकि इसका वो एरिया निकला है जो कि रिक्वायर्ड रिज़र्व का है। फिर ये एरिया जो है हम लोग लास्ट वाले में से, यानी कि एक दिन पहले की डे 7 के रिक्वायर्ड रिज़र्व में से माइनस कर देंगे, ताकि हमारे पास वो वैल्यू आ जाए जो कि हमने उस टेबल पे लिखनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगी 850.5। फिर एक्सेस रिज़र्व वो निकालना है जो कि विड्रॉ हो गया, यानी कि यहाँ पे मैं कौन सा आ रहा लिखूँगी जो कि कॉलम में नहीं लिखने वाला था। ठीक है, 243 माइनस 60.75, 182.25। अभी 182.25 यहाँ लिखूँगी तो मेरे पास वो वैल्यू आएगी जो कि मैंने कॉलम में लिखनी है एक्सेस रिज़र्व की जगह। 546.75 माइनस 182.25, ठीक है। अब मैं इनको इनकी जगहों पे लिख दूँगी। ठीक है, अब मैं सिर्फ इनको इनकी जगहों पे लिख दूँगी। तो न्यू कैश इन हैंड इज़ 1701। ठीक है, ऊपर वाले पे कुछ रख ही दूँ ताकि ये टिक जाए। ठीक है, अब उम्मीद मैं करूँगी कि जलेगा नहीं, मिल जाएगा तो सही कर देंगे। ठीक है, 3402, अच्छा ये मैं तो लिख गया थी 3645। ठीक है, एडिशन के बाद। ठीक है, अब ये जब मैं लिखूँ इसको आप डिवाइड करके देख लें का हाफ आएगा। रिक्वायर्ड रिज़र्व की वो वैल्यू जो मैंने टेबल पर लिखनी है वो हो गई है 850.5 और एक्सेस रिज़र्व हो जाएगा 364.5। ठीक है, इसका रेशियो निकाल लेते हैं अभी। और आपके नो लोन्स 2187 जो है आपका पुराना जो लोन चलता आ रहा है वही चल रहेगा। अब मैं कैलकुलेटर पकड़ लूँ। ठीक है, मुझे अब चाहिए यहाँ से ये रिज़र्व्स का, तो 850.5 प्लस 364.5 डिवाइडेड बाय डिपॉजिट 3402, 5/40। ठीक है, C प्लस आर, C 1701 प्लस आर मैं दोनों को ऐड कर लूँगी 850.5 प्लस 364.5, 2916। C प्लस D 1701 प्लस 3402, 5103। अभी 5103 को डिवाइड कर दूंगी 2916 से, 7/4। और लोन टू मनी सप्लाई का रेशो भी चेंज हो जाएगा, तो 2187 डिवाइड बाय 5103, 3/7। ठीक है, अब आपका ये इक्वल हो गया डिजायर्ड और एक्चुअल कैश इन हैंड टू डिपॉजिट रेशियो, यानी कि अब आप एक्सेस रिजर्व को लैंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो डे 9 पे क्या होने वाला है, एक्सेस रिजर्व्स आर लैंडेड आउट। डे 9 excess reserves are landed out। ठीक है, एक्सेस रिजर्व लैंड आउट हो जाएंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और एक्सेस रिजर्व यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी मैं यहाँ पे काम करूँगी। रिक्वायर्ड रिजर्व लैंड आउट नहीं होंगे क्योंकि वो कमर्शियल बैंक के पास सेंट्रल बैंक की इमानत रखी हुई है। ठीक है, अब मैं इसका इस रेशियो ले लूँगी, तो 850.5 डिवाइडेड बाय 3402, 1/4 आ रहा है। ठीक है, टोटल लोन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा 2187 में। अब मैं ये ऐड कर दूँगी 364.5, 551.5। C प्लस आर, C और R 1701 प्लस R क्या है 850.5, 2551.5। C प्लस D 701 प्लस 3402, 5103।
अब इसका रेशियो ले लेंगे, तो 5103 डिवाइडेड बाय 2551.5 2, और लोन टू मनी सप्लाई का रेशियो भी अब चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2551.5 डिवाइडेड बाय मनी का हो जाएगा 5103। हाँ, अब डे 10 पे क्या हो जाएगा, जो लोन था वो डिपॉजिट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 1701, चलो मैं लिख भी देती हूँ, इसका हिसाब किताब यहाँ पे भी तो लेके चल रहे हैं। डे 10 loans are deposited, violating the C to D ratio, ठीक। अब लोन यहाँ पे आ गए, कितने लोन्स थे 364.5, यहाँ पे डिपॉजिट्स में ऐड हो जाएंगे, तो 3402 प्लस 364.5 3766.2, ठीक है। अब जब मैं इसका रेशियो ले लूँगी यहाँ पे 367.6.2, हो रहा है मेरे पास 28356277, ठीक है। अब ये जो एडिशन हुआ है इसकी रिजर्व्स वाला काम कर लें मेरा ख्याल है, ठीक है। तो एडिशन कितना हुआ है मेरे पास 364.5, तो इसका रिक्वायर्ड रिजर्व 364.5 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे वो लिखूँगी जो कि कॉलम के अंदर लिखनी है, फिर ठीक है। तो ये हो गया 364.5 डिवाइड बाय 4, 91.125, ठीक है। और पहले आपके पास रिजर्व के यानी डे 9 पे रिक्वायर्ड रिजर्व की जो वैल्यू है वो है 850.5, और अभी ये नए रिजर्व जो है डिपॉजिट ऐड हुए हैं, तो ये 91.125 ये ऐड होगा 850.5 941.625, ठीक है। अब एक्सेस रिजर्व निकाल लूँगी इसके, तो 364.5 माइनस 91.125, ठीक है। 364.5 माइनस 91.125, ठीक है। चूँकि हमारे पास एक्सेस रिजर्व जो है डे 9 पे वो 0 हैं, तो जब 0 और ये एडअप होगा तो क्या हो जाएगा, यही वैल्यू, यही आपके पास जो है कॉलम की वैल्यू दी है, ठीक है। अब मैं इसमें वहाँ लिख रही हूँ बस, ये 941.625 और 273.375, ठीक है। रिजर्व टू डिपॉजिट का रेशियो निकाल लेते हैं, 941.625 प्लस 273.375, ये तो वो वैल्यू होगी जो कि रिजर्व की टोटल। अब डिपॉजिट से रेशियो अब निकलेगा 3.2, क्या कोई छोटी चीज़ तो आती ही है, ठीक है। न्यू लोन नहीं है कोई भी, 0 है, तो मैं ऊपर कर देती हूँ इसको थोड़ा सा। टोटल लोन वही चल रहा है आपके पास 2551.5, ठीक है। B = C + R, तो ये अब आपके पास आ जाएगा 1701, ये आ गया कैश इन हैंड, और रिजर्व्स जो है ये वाला 273.375 2916, चलो इस वैल्यू को चेक कर लीजिएगा, मुझे सही लग नहीं रही है, चेक कर लीजिएगा इसको, शायद मैंने कोई गड़बड़ कर दी, ठीक है। तो C + D
ठीक है, तो C प्लस डी क्या है 1701 प्लस डी 3766.2 5467.2। अब मैं इसका नया रेशियो जो है ये कैलकुलेट कर लूँगी। पहले तो मनी मल्टीप्लायर 2916 ये हो जाएगा 1.87। पूरा अप्रॉक्स कर दूँ तो ये 1.88 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका रेशियो वो दे ही नहीं रहा मुझे, नहीं तो मैं रेशियो निकाल दी। ठीक है, फिर आगे बारी लोन टू मनी सप्लाई का रेशियो तो हो जाएगा 255 1.5 डिवाइडेड बाय 5467.2। ठीक है, अब ये भी रेशियो जो है ये रेशियो के फॉर्म में नहीं आ रहा है तो मैं इसको 47 कर अप्रॉक्स पूरा। ठीक है, अगर आप लोगों के पास इतनी जगह हो तो इतना बड़ा वैल्यू लिख लीजिएगा पूरी, नहीं तो अप्रॉक्स कर दीजिएगा। और मैम को नीचे जो है ब्रीफिंग के अंदर मेंशन कर दीजिएगा कि इस वाले पार्ट में इस दिन में ये वाला रेशियो जो है ये रेशियो के फॉर्म में नहीं आ रहा। ठीक है, अब आगे बारी इसके ग्राफ। तो अगर आप लोगों को याद हो तो ग्राफिंग में ये था आपका नॉन बैंक पब्लिक का, ये था आपका बैंक साइड का। इसका फॉर्मूला क्या था 1 + RD करके था इसका स्लोप। ठीक है, और ये इसका बेस मॉनेटरी बेस इसका क्या था ये 1 - RD था, ये 1 + CD था। सही। तो अब इनके स्लोप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब ये डिज़ायर्ड हाफ हो जाएगा 5/4 से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको पहले कैलकुलेट कर लेती हूँ। तो 4/5 से हाफ हो जाना, रेशियो बढ़ रहा है या कम हो रहा है ये देख लेते हैं। ये हो जाएगा 0.5, तो रेशियो कम हो रहा है। ठीक है, तो ये COD कम होगा तो क्या होगा ये पूरा रेशियो कम हो जाएगा। तो ये आपने जो है इक्विलिब्रियम कहाँ शो करेंगे बात जो उसका स्लोप है ये कम हो जाएगा, यानी कि ये नई लाइन बन जाएगी नॉन बैंक पब्लिक की, जिसके अंदर जो आपका 1 + CD है ये पहले वाले से कम है। इसको फेयर करके ड्रॉ कर लीजिएगा और आपका काम यहाँ हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए।